यूं ही उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी को सिलेक्शन फैक्ट्री नहीं कहा जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं महफिल में तालियां यूं ही नहीं बजती, मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसी मेहनत को रंग लेकर आई हैं हमारी प्रिया यादव जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं केवल सिलेक्शन ही नहीं लिया है, साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक भी साथ में लेकर आए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रिया यादव जी का। आपका स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पर। और मैं अभी प्रिया जी से कहीं ना कहीं चर्चा करूँगा कैसे सिलेक्शन रहा, कैसे उन्होंने हर एक पड़ाव को क्रॉस किया है, फेज़ 1 फेज़ 2, कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। तो सबसे पहले आपको और आपके पिताजी को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट को मैं बधाई देना चाहता हूं उत्कर्ष की तरफ से। कैसा लग रहा है प्रिया जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था, लाइक फेज़ 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय वो फीलिंग्स कैसी थी और फेज़ 2 में फीलिंग्स कैसी थी, दोनों का थोड़ा सा कंपेरिजन बताएं। पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हो गया रिटर्न, देखा कि हाँ ना शॉर्ट लिस्टेड हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मतलब फेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करूँ, उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था। ओके। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, स्कूलिंग कहाँ से थी मैम आपकी? मेरी स्कूलिंग एयरफोर्स स्कूल जोधपुर से ही थी। अच्छा, प्रॉपर आप जोधपुर से ही हैं? यस सर। ओके, तो केवी स्कूल है तो इसका मतलब वो कहते हैं कि इंग्लिश तो आपकी स्ट्रांग होगी। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 11th 12th में आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या थे और आगे आपने कैसे इसके बारे में सोचा कि मेरे को डिफेंस में ही जाना है? सर मेरे पास सब्जेक्ट साइंस बायो थे, पर 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में गर्ल्स को अलाउ किया तो मैंने सोचा कि मेरे को डिफेंस में जाना चाहिए। तो एनडीए में मतलब पहले आपने एनडीए का एग्जाम दिया है? यस सर, मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करी थी, 3 अटेम्प्ट्स दिए थे, पर उसमें मैं नहीं हुआ मेरा। ओके, फिर वाई ग्रुप का जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि वाई ग्रुप में आप अलाउ हैं, तो मतलब आप लोगों ने सोचा कि अब वाई ग्रुप की तैयारी कीजिए। ओके, तो एनडीए और वाई ग्रुप की तैयारी में ईजीएस्ट कौन सा है? मतलब मैं बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ ताकि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो एनडीए को तैयारी करने की प्रेफरेंस दे या वाई ग्रुप को? सर मेरे अकॉर्डिंग वाई ग्रुप ज़्यादा इजी था। ऐसा क्यों? क्योंकि एनडीए में मैथ थोड़ी वास्ट होती है और एक्स ग्रुप से थोड़ा रिलेटेड ही है वो मैथ, उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड आती है। यानी 11th 12th में जैसे आपकी बायो थी तो थोड़ा सा एनडीए में टिपिकल रहा होगा और वाई ग्रुप करना थोड़ा आसान रहा होगा। बिल्कुल ये चीज़ होती है सभी बच्चों को। मैं भी ये कहना चाहूँगा जैसे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के अंदर पहले आप कंपैरिजन करें कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा रहता है, तो मैं कहूँगा वाई ग्रुप ईजीएस्ट है और हम लोग उसको एक बार में भी क्लियर कर सकते हैं ना। धीरे धीरे हम बात करेंगे प्रिया जी से और देखेंगे कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए। जैसे एनडीए के बारे में बताया 3 अटेम्प्ट दिए। अब वाई ग्रुप के बारे में देखते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे डिफेंस में जाना है तो घर वालों से चर्चा तो हुई होगी? यस सर। तो घर वाले अगेंस्ट थे या साथ थे? नहीं, मान गए थे क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसके अंदर डिफेंस में एक लड़का जब अपनी ये जो फीलिंग्स है वो घर वालों को बताता है या वो एक बार को बताता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो लड़कों को भी एक बार रोका जाता है। आप तो लड़की हैं तो ऐसे ही चुनौती आई आपके सामने कि घर वालों ने? मेरे पापा तो सोच रहे थे कि मेरे को भी फौजी का मतलब ओके, फौज में जाना चाहिए था। ओके, तो मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले ही खत्म हो चुकी थी कि घर वालों की तरफ से आप ओके। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मेरे आसपास की बात कर रहा हूँ, जो शादीशुदा लोग हैं उसको भी काफ़ी ससुराल पक्ष भी सपोर्ट करता है लड़कियों को, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छा समाज को एक नोटिस जाता है, एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को भी सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, चाहे डिफेंस सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, लड़कियां कम नहीं। और सबसे अच्छी बात है, आज इतना प्राउड सा फील कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक के साथ बैठा हूँ और जैसे मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ 50% से अबव जो है वो लड़कियों का नाम आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि गर्ल्स टॉप AIR1 की बात करें तो भी लड़की है, सेकंड की बात करें तो भी एक गर्ल आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है समाज के लिए कि शादी हो चाहे शादी से पहले बात की बात हो, हमेशा सपोर्ट करें, बहुत ठीक रहता है। फिर एक क्वेश्चन और रहेगा आपके साथ में कि कोचिंग के बारे में, लाइक आप ऑफलाइन कोचिंग का किसने सजेशन दिया आपको और कहाँ जाना चाहिए, ये कैसे आपने डिसाइड किया? खुद ने किया या किसी ने आपको सपोर्ट किया था या बताया था? सर उत्कर्ष का मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। ओके, मतलब किसी बंदे ने नहीं बताया। ओके, बहुत, ये तो बढ़िया बात है। और फिर मैंने यहाँ पे आके खुद देखा तो मेरे को कोई डेमो लिया था क्या आपने? हाँ, मैंने 2 दिन की डेमो क्लास ली थी, पर फिर मैंने कंफर्म कर दिया था। तो आप फाउंडेशन बैच में थे या टारगेट में? नहीं सर, मैं टारगेट बैच से थी। टारगेट बैच मतलब तो 1 महीने की बात होगी ये तो। तो 1 महीने में कैसे आपने सभी सब्जेक्ट को कवर किया, कैसे टीचर्स का रोल रहा, कैसे आप मतलब सभी को मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी वो 1 डेढ़ महीने के अंदर? सर मैं
स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि फाउंडेशन बैच हो या टारगेट बैच, पढ़ाई ज़्यादा मैटर करती है। और आप अगर फाउंडेशन से हो और टारगेट से हो तो इतना कोई मैटर नहीं करता। टारगेट अगर आप 1 महीने के लिए भी स्ट्रेटजी बनाते हो और उसके बिल्कुल, अकॉर्डिंग सबसे चलते पहले हो, तो आपको खुद को जीतना पड़ेगा कि Yes, हाँ sir. मैं कर सकती हूँ। यस सही सर। और बात है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। बहुत अगर आप बढ़िया। अपने काम के लिए या उसके लिए कंसिस्टेंट हो तो हो सकता है 1 महीने में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये कहानी है ना कि मन के हारे हारे और मन के जीते जी। सबसे पहले अपने आप से जीतना पड़ता है, Yes, sir. फिर उसके बाद में चाहे फाउंडेशन की बात करें चाहे टारगेट की बात करें। अच्छा, टारगेट आपने इसलिए तो ज्वाइन नहीं किया था कि कहीं ना कहीं टाइम कम है और टारगेट बैच सर ऐसा टाइम था? तो काफ़ी कम था। मैं टारगेट में भी सिर्फ 1 महीना ही वो था। जैसे मैं मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही कि मेरी क्लास में जब प्रिया यादव आई थी तो कुछ समय बाद रोना भी शुरू हुई थी। एम आई राइट? यस सर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव आता है, हर एक बच्चे की ज़िंदगी में पड़ाव आता है जब आपका शुरुआत का टाइम पीक लेवल होता है, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होता है और उससे बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा होता है। बट एक टाइम मैडम ऐसा भी आता होगा जब डीमोटिवेशन चीज़ आती होगी। यस सर। आपके साथ हुआ है? हुआ था। मैं क्लास में एक ही गर्ल थी पूरे क्लास में तो उससे भी हुआ था। और फिर बाद में जब मैंने मॉक्स दिए थे तो उसमें भी मेरे इतना स्कोर नहीं हो रहा था, तो उससे भी ज़्यादा तो फिर उसको इफेक्ट ओवरकम पड़ा था। कैसे किया आपने, मतलब क्या मैंने किया ऐसा? अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, फिर वापस जब मॉक दिए तो उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ रिटर्न क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, एनालाइज से मैं भी कहना चाहूँगा मॉक टेस्ट देना ही सब कुछ नहीं है। Yes, sir. मॉक टेस्ट के बाद में एनालाइज करना ही सबसे बड़ा आपका एग्जाम रहता है। क्योंकि आजकल मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो पहला मॉक कब देते हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं। तो मेरे दोस्तों एक ही चीज़ कहूँगा, मॉक आपको बहुत ज़्यादा आपने अप्रोक्स कितने मॉक दे दिए होंगे एग्जाम से पहले अप्रोक्सीमेटली? 7 अब 7 मॉक में अगर अच्छा ये अटेम्प्ट कौन सा था, हम तो ये क्वेश्चन करना ही भूल फर्स्ट गए। अटेम्प्ट था सर। अच्छा, 7 मॉक फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई बच्चा क्लियर कर रहा है तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज़, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो टारगेट बैच की बात करूँ। 1 महीने में अगर ये विद्यार्थी ये छात्रा अगर कर सकते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये तो कारवा था प्री का। अब हम लोग चलते हैं सेक्शंस की तरफ कि सेक्शंस में आपने कैसे तैयारी करी, इंग्लिश को कितना टाइम दे रहे थे, मैथ्स को कितना टाइम दे रहे थे, इवन रीजनिंग को भी कितना टाइम दिया जा रहा था, ये एक बार आप बच्चों को बताइए। प्री सेक्शन में फेज 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। सर एनडी की प्रिपरेशन के चलते मेरी इंग्लिश तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैथ में भी मेरे क्वेश्चंस हो रहे थे, बस एक बार क्लासेस के बाद में रिवीजन और फिर वही एक बार प्रैक्टिस करती थी मैथ की। तो और जीके के थोड़े क्वेश्चंस लर्न नहीं होते थे तो उसको ज़्यादा टाइम देती थी। और फेज 1 के लिए बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए एक दिन? फेज़ 1 के लिए मैं मिनिमम 2 या 3 आवर्स बहुत होते हैं अगर आप घर यहाँ से क्लासेस में जा करके और घर जाके रिवीजन करते हो तो। ओके, अब हम लोग चलते हैं फेज़ 2 के। यहाँ तक हम लोगों ने फेज़ 1 की बात की और फेज़ 1 के बाद जो रिजल्ट आया, एक बार मैं फिर प्रिया यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ। फेज़ 1 आपका क्लियर हो चुका है और आपको और आपके पूरे परिवार को उत्कर्ष की तरफ से फेज़ 1 की बधाई। अब चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 के लिए क्या क्या आप लोग ने किया, क्योंकि लड़की हैं। फेज़ 2 लाइक फिजिकल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चुनौती तो फेज़ 2 में फिजिकल की शुरू हो जाती है। तो सुबह 5 बजे उठना, रनिंग करना, कैसे वो आपकी दिनचर्या थी, एक बार आप सभी को बताएं क्या क्या करते थे आप? सर फेज़ 2 में सबसे पहले तो स्टेज 1 तो फिजिकल ही होता है। अगर आपका फिजिकल नहीं क्लियर हुआ तो जीडी और ये सब तो बाद की बात है। सही है। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई थी क्योंकि कभी रनिंग करी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर ये था कि हाँ करना है, अगर ये नहीं हुआ तो जीडी में कैसे जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो उसमें भी बस कंसिस्टेंसी थी और रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने से ही हो गया। प्रैक्टिस करने से। सुबह कितने बजे उठते थे उस टाइम? उस टाइम 4:30 उठते थे और फिर 5 बजे आ और जाते उसका थे। नतीजा आज देखने को मिल रहा है, Yes, sir. ऑल इंडिया रैंक, है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं जीडी की यानी ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे देख पाता हूँ फेज़ 1 क्लियर करना, सभी फैकल्टी से मिलते रहना। फेज़ 2 के अंदर सबसे पहला होता है फिजिकल। तो फिजिकल में चलो आपने कोच से कोचिंग कर लिया। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ रूबरू होके उनके साथ बात करना, बैठने का तरीका, हर एक चीज़, मतलब वो आप अपना अपना दौर बताएं, वो कैसे आपने सीखा, क्या क्या चीज़ें की? सर जीडी के लिए पहले तो हमारी क्लासेस होती थी, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में हमारे मॉक स्टार्ट हो गए थे। Okay. तो उसमें हमारी मिस्टेक्स पता चलती थी, हमारे बैठने का पोर्शन, आई कांटेक्ट और जितनी भी मिस्टेक्स थी वो हमें पता चलती थी। मार्क्स मिलते थे हमें 50 में से, तो उसके अकॉर्डिंग हम
अगले दिन अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। ओके तो ये तो रही बात जैसे जीडी की, मतलब घर पे जाके फिर वापस जीडी को देखते थे, लाइक जो भी पैसेज था, जो भी ऐसे आप लोगों को लिखवाया जा रहा था? यस सर, मैं कैमरे के सामने बोलती थी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करती थी। घर पे मतलब कैमरा मोबाइल को यूज़ कर रहे नहीं नहीं, मोबाइल से। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ लड़के कांच के सामने बोलने का बहुत बढ़िया करते हैं, तो मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं मोबाइल हो, कैमरा हो, एक मिरर भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। और अगर मिरर मैं देखूँ तो हर घर में मिरर तो मिलेगा मेरे दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं मोबाइल हो, कैमरा हो, मिरर भी आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। यस सर, पर मोबाइल से करने के बाद में अगर आप उसको वापस रीचेक करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका ये होता है कि सर हमारे पास तो कैमरा नहीं है, क्या करें? तो मैं कहता हूँ एक बार आप मिरर को यूज में लें, बहुत ज़्यादा मदद मिलती होगी मिरर से भी। वरना आपके फैमिली में कोई तो होगा जो आपको देख जो आपकी सुन सके। यस सर, जो आपकी सुन सके। जो अच्छा, आपकी मिस्टेक्स को बता बिल्कुल। सके। फैमिली से याद आया, घर में मतलब कैसे सपोर्ट था भैया का, मम्मी का, पापा का, बाकी सबका, मतलब फेज 2 में जीडी के अंदर भी और बाकी सभी चीज़ों में? पापा का सपोर्ट था। वैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, तो अगर जैसे कुछ हो जाता तो कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता था Yes, कि sir. भाई इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, टेंशन में नहीं रहना, है ना, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, Yes, sir. है ना। और घर वालों को हमसे ज़्यादा उम्मीद रहती है, घर वाले मतलब इंतज़ार कर रहे होते हैं। यस सर। अच्छा, अब एक लास्ट मोमेंट जो कि मैंने अभी तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब वो मोमेंट बताइए जब आपको पता चला आपका सिलेक्शन हुआ है, बट ऑल इंडिया रैंक 97 के साथ सिलेक्शन हुआ है। वो मोमेंट एक बार बच्चों को बताओ। मतलब मैं हर क्लास में बोलता हूँ अपने माता पिता को रुलाओ, बहुत रुलाओ, पर मेरे दोस्तों हमेशा खुशी के आंसू रुलाना, तब जाकर बहुत मज़ा आएगा। तो मैं बस वो मोमेंट सभी बच्चों के साथ साझा करना चाहता हूँ आपके थ्रू कि क्या मोमेंट था, क्या वो खुशी थी जब पता चला सिलेक्शन। तो खैर माता पिता को हमसे पहले पता है, बच्चा तैयारी कर रहा है, बट वो मोमेंट बताएं जब ऑल इंडिया रैंक 97 पता चला सभी को। सर, मेरे पापा ने रिजल्ट देखा था, मैंने रिजल्ट नहीं देखा, उन्होंने बताया था। और मैं वो वहाँ पे अभी ड्यूटी पे थे, पर जैसे 3 अटेम्प्ट्स के बाद फेलियर हुआ, तो उसके बाद में अब ये जब मैं सेलेक्ट हो गई थी तो काफ़ी खुशी हुई उनको भी। और फिर ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 97 है, तब तो और भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात होती है जब ऑल इंडिया रैंक निकल जाती है। सिलेक्शन होना और एक रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाना, बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी बताया, बस मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, मेहनत करते रहना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रिया यादव जी के साथ रूबरू करवाया, और कैसे इन लोगों ने कैसे तैयारी करी, कैसा फेज 1 क्लियर किया, कैसे फेज 2 क्लियर किया, और सबसे बड़ी बात जीडी, कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन में भी हम लोगों को हेजिटेशन होती है किस प्रकार से बात करना है। और अगर कोई बच्चा जीडी में रुक जाए तो बहुत तकलीफ होती है मेरे दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, हर एक फेज के साथ साथ मेहनत करते रहना पड़ेगा, और ये पूरा दौर जो है वो 6 महीने का दौर रहता है। ठीक है, तो प्रिया यादव जी, आप कुछ बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैं यही बताना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन कोर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो सिलेक्शन का रेट ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा होता है। और मैं भी सभी को ये बोलता हूँ कि एक बार अपनी लाइफ में एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।